Hello everyone, today we are discussing limitations of green revolution in the chapter Agriculture in Indian Economy of class 9th RPSC board. Student, limitations of green revolution means कि ग्रीन रेवोल्यूशन को लागू करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या सीमाएं उसकी रही या कहाँ तक वो सीमित रहा, that we have to be discussed. Green revolution is an important revolution in the field of agriculture. Still it has few lacking and limitation. They are as follow. ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, हरित क्रांति जो है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति था एग्रीकल्चर फील्ड में. स्टिल इट हैज़ फ्यू लैकिंग्स, लेकिन इसमें कुछ कमियां रही एंड कुछ लिमिटेशंस इसकी रही, कुछ सीमाएं इसकी रही जो यहाँ पे हमें नीचे डिस्कस की गई हैं. द फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड टू स्पेसिफिक क्रॉप्स. कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो कुछ सीमित फसलों तक ही हम ये कहें कि सीमित रहा. ग्रीन रेवोल्यूशन हैड इट्स इफेक्ट्स स्पेशली ऑन वीट, राइस, ज्वार, बाजरा एंड मेज प्रोडक्टिविटी. इट्स mass success was in the field of wheat production, so it is also known as the wheat revolution. Compared to these crops, its effect was very less on other crops. कि ग्रीन रेवोल्यूशन का स्पेशली जो इफ़ेक्ट रहा वो गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्के के प्रोडक्शन पे रहा. इसका जो सक्सेस था वो गेहूँ की फसल के प्रोडक्शन में ज़्यादा देखने के लिए मिला. इस कारण से इसे गेहूं की क्रांति भी कहा गया था, कंपेयर किया गया था. और दूसरे फसलों के मुकाबले जो गेहूं है वो इस रिवोल्यूशन में ज़्यादा प्रोडक्ट हुआ एज़ कंपैरिजन ऑफ अदर क्रॉप्स. दूसरे क्रॉप्स पे इतना इफ़ेक्ट इस रिवोल्यूशन का नहीं हुआ. इफेक्ट सेकंड है इसमें इफ़ेक्टिव ऑन लिमिटेड एरिया. द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कि इसका जो प्रभाव है वो एक सीमित एरिया तक ही रहा. इसका द इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज ऑब्जर्व मेनली ऑन इरीगेटेड एरियाज. इट वॉज नॉट सक्सेसफुल इन द एरिया बैकवर्ड इन एग्रीकल्चर एंड नॉन इरीगेटेड एरियाज. कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इफ़ेक्ट है, जो प्रभाव है, ये ऑब्ज़र्व किया गया कि ये मेनली उन इलाकों में ज़्यादा सक्सेसफुल रहा जो कि इरीगेटेड थे, और ये अनसक्सेसफुल रहा, नॉट सक्सेसफुल इन द एरिया, ये वहाँ अनसक्सेसफुल रहा जो कि बैकवर्ड एरिया थे एग्रीकल्चर में एंड नॉन इरीगेटेड एरिया, यानी जहाँ पे सिंचाई के साधन अवेलेबल नहीं थे वहाँ पे हम ये बात कहें कि ये रिवोल्यूशन जो है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा. बैड इफ़ेक्ट ऑफ मैकेनिज्म या इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कह सकते हैं. इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में द फार्मर्स इनकम इंक्रीज्ड. स्टार्टिंग में जो किसान हैं उनकी इनकम इंक्रीज़ हुई ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान. बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे द यूज़ ऑफ मशीन्स रिप्लेस द लेबरर विद मशीन्स. दिस इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट. कि धीरे धीरे मशीन्स की जगह वापस लेबर्स ने ले ली और उसकी वजह से उनका एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ हुआ. इंक्रीज़ इन द गैप डिफरेंस इन इनकम. इस रिवोल्यूशन का एक इफ़ेक्ट जो है वो हम कह सकते हैं कि लोगों की जो इनकम थी, जो आय थी, उस पर भी काफ़ी पड़ा. रिच एंड रिसोर्सफुल फार्मर्स, अमीर और जिनके पास में अच्छे संसाधन थे किसानों के पास में, गोट मोर एडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. उनको इस हरित क्रांति से काफ़ी फ़ायदा हुआ. बट we can say that because poor farmers had no finance to adopt new method of agricultural techniques. लेकिन जो गरीब किसान थे जिनकी फाइनेंस कंडीशन अच्छी नहीं थी और उन्होंने खेती के जो नए टेक्निक्स थे वो अडॉप्ट नहीं कर सकते थे, उनका उतना अच्छा इनकम नहीं हुआ, या हम कहें कि उनको इतना अच्छा फ़ायदा ग्रीन रेवोल्यूशन का नहीं मिला. ड्यू टू दिस, और इसी कारण से रिच फार्मर टुक एडवांटेज, अमीर जो किसान थे उन्होंने इसका फ़ायदा लिया एंड मेड देम सेल्व्स रिसोर्सफुल, और उन्होंने अपने आप को और अच्छा बना लिया, स्थिति जो है उनकी वो और अच्छी रिसोर्सफुल हो गई. सेकेंडली, डिस्पेरिटी ऑफ इनकम इंक्रीज बिटवीन द वेरियस स्टेट्स. कई राज्यों में जो इनकम है, जो इनकम इंक्रीज़ हुई उसमें भी काफ़ी डिस्पेरिटी हुई, काफ़ी भेदभाव रहा. बिकॉज क्योंकि इन अदर स्टेट द कंडीशन ऑफ द फार्मर डिड नॉट इम्प्रूव. क्योंकि इसका रीज़न ये रहा कि हर राज्य में हर किसान की स्थिति जो है वो एक समान नहीं थी.
फिफ्थ पॉइंट इसमें है द बैड इफ़ेक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, कि इस टेक्निक के अकॉर्डिंग जो हमने नए केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया उसका क्या दुष्परिणाम निकला। इन द ग्रीन रेवोल्यूशन मोर एम्फेसिस वाज गिवन टू द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, कि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा फोर्स दिया गया या हम कहें कि जो सबसे ज़्यादा दबाव जिस चीज़ के ऊपर डाला गया वो था कि गिवन द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, कि किसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें। इट मेड द लैंड अनफर्टाइल, और इसकी वजह से जो भूमि थी वो अनुपजाऊ हो गई। इट ऑल्सो हैड इफ़ेक्ट्स ऑन अंडरग्राउंड वाटर, और इसका प्रभाव जो भूमिगत जल है उस पर भी पड़ा। एनवायरमेंट एंड एनिमल्स, जानवरों पे पड़ा, हमारे जो वातावरण है उस पर पड़ा, क्योंकि जो केमिकल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे एनवायरमेंट, एनिमल्स, अंडरग्राउंड वाटर और ह्यूमन हेल्थ को भी इफ़ेक्टेड करते हैं। डिक्लाइन इन वाटर लेवल, जो हमारा वाटर लेवल है उसका स्तर भी नीचे गिर गया ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें हमने वाटर का बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया थ्रू ट्यूबवेल एंड हैंडपम्प वर डन, और किसके माध्यम से हमने वाटर का एक्सेसिव यूज़ किया वो थे ट्यूबवेल्स एंड हैंडपम्प। सो देयर वॉज ग्रेट फॉल इन द ग्राउंड वाटर लेवल, तो इससे क्या हुआ कि जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है बट इट्स लेवल, जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगा, वो कम होने लगा। एनकरेजमेंट टू द कैपिटलिस्ट फार्मिंग, हाई वेराइटी ऑफ सीड्स, केमिकल, मैन्योर एंड एग्रीकल्चर टूल्स और वर वेरी एक्सपेंसिव। अगर हम ये कहें कि जो उच्च कोटि के बीज हैं, केमिकल्स हैं, खाद हैं और जो एग्रीकल्चर टूल्स हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। ड्यू टू दिस, और इसी की वजह से एनकरेजमेंट वॉज गिवन टू द कैपिटलिज्म, तो इससे जो प्रोत्साहन है वो सिर्फ उन लोगों को मिला जिनके पास में ज़्यादा पैसा था या जिनकी बैकग्राउंड, इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है उनका काफ़ी सॉलिड था। नेग्लेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, दिस रिवोल्यूशन पेड मोर अटेंशन टू टेक्निकल चेंजेस, इस रेवोल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा अटेंशन दिया गया वो टेक्निकल चेंजेस को दिया गया एंड लैंड रिफॉर्म्स वर नेग्लेक्टेड, और जो भूमि को रिफॉर्म करने के लिए या उसको पुनर्जीवित करने के लिए जो तरीके थे उनको नेग्लेक्ट किया। इन दिस मैनर, और इस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन मेड ऑन अनप्रिटेंडेड कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, और इस वजह से इसका ग्रीन रेवोल्यूशन का जितना अच्छा प्रभाव कृषि के विकास पे गिरना चाहिए था या होना चाहिए था उतना अच्छा नहीं हुआ। And not only made in India self-reliant in food production but also gave a support to the export of agro products by bringing to an end of the cereals crisis। और इसकी वजह से जो हम ये कहें कि भारत जो है सिर्फ खुद ही एक फूड प्रोडक्शन के मामले में सेल्फ रिलायंट नहीं बना, बल्कि काफ़ी जो है हम लोगों ने सीरियल्स वगैरह को हमने एक्सपोर्ट भी किया, लेकिन बाद में हम लोगों को खुद को भी इस चीज़ की कमी महसूस होने लगी। दैन द सेम वाइट रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन का मतलब है श्वेत क्रांति। वाइट रिवोल्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चर आर रिलेटेड। प्रोडक्शन ऑफ लाइफ स्टॉक यानी जब हम पशुपालन का स्टॉक करते हैं या उनके द्वारा जो उत्पादन होता है, एग्रीकल्चर आर रिलेटेड, दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं एंड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फूड सिक्योरिटी, और दोनों ही जो है फूड सिक्योरिटी के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल आर फाउंड इन इंडिया, विश्व में जितने भी जानवर हैं उनमें से लगभग भारत में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मिल्क प्रोडक्शन इज़ प्रोड्यूस इन इंडिया, विश्व में जितना दुग्ध उत्पादन होता है उसका एक बड़ा हिस्सा भारत से निर्मित होता है। बट द एनिमल ब्रीड इन इंडिया इन अ पिटिएबल कंडीशन, लेकिन भारत के अंदर जो प्रजाति जानवरों की पाई जाती है उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। ड्यू टू दिस रीज़न, और इसी कारण से प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज़ वेरी लिटिल, कि यहाँ पे जो दूध उत्पादन होता है वो काफ़ी कम है, एंड एक्सपेंडिचर इज़ वेरी हाई, और जो खर्चा लगता है पशुओं के ऊपर वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। टू इम्प्रूव दिस, और इसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया वाइट रेवोल्यूशन एज अ कोऑपरेटिव प्रोग्राम। वाइट श्वेत क्रांति जो है उसे एक कोऑपरेटिव प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया। इन द ईयर्स 1964-65 फॉर द इंडियन फार्मर लाइफ स्टॉक, 1964-65 के अंदर
भारत के जो किसान वर्ग हैं और जो लाइफ स्टॉक को रखते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड, उनका विकास कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के अनुसार, टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना था। एनिमल ब्रीडर्स वर प्रोवाइडेड एडवांस, और जो एनिमल्स की ब्रीड्स थी उनको इम्प्रूव करना था। देन it has to be started. According to this program, to increase milk production, breeders were provided advanced and developed method of training, कि लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दी गई जिससे कि हम जो पशुओं की जो प्रजाति है वो और भी डेवलप्ड कर सकें। इन दिस animal breeders were given to hybrid cow and buffalo. The method of artificial pregnancy was developed, और इसके तहत जो है आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी का जो मेथड है वो भी गाय और भैंसों के अंदर अप्लाई किया गया। इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, और इससे मिल्क प्रोडक्शन विद सच ग्रेट स्पीड इट्स कॉल्ड वाइट रेवोल्यूशन, और जिस स्पीड से दूध उत्पादन बढ़ा उसे हमने वाइट रेवोल्यूशन कहा। इन 1970s नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्टार्टेड वाइट रेवोल्यूशन इन आनंद विलेज ऑफ गुजरात। इट वॉज नेम एंड ऑपरेशन फ्लड, और इसे ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया। द चेयरमैन एंड द फाउंडर ऑफ दिस रेवोल्यूशन वॉज विशेष कुरेन। ही वॉज द मेन आर्किटेक्ट। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइट रेवोल्यूशन की क्या क्या इम्पॉर्टेंस हैं? इंक्रीज़ इन मिल्क प्रोडक्शन, इसके तहत जो है मिल्क उत्पादन के जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुए। ड्यू टू वाइट रेवोल्यूशन देयर वाज एन इनक्रेडिबल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। टुडे इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, एंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द ईयर 2013-14 वॉज 137.69 मेट्रिक टन। इतना प्रोडक्शन जो है हमने 2013-14 में किया, और हम एक लीडिंग प्रोड्यूसर बने हैं दूध के overall the world. This is an increase in the production of milk every year, और इसी तरह से हम ये कहें कि हर साल दूध उत्पादन में इम्प्रूव हुआ है। इन 2013-14 पर पर्सन 307 ग्राम पर डे मिल्क वॉज अवेलेबल, यानी 2013-14 के आंकड़ों की हम बात करें तो हर व्यक्ति को एक दिन में 307 ग्राम दूध जो है वो प्रोवाइड था, अवेलेबल था। अब सेकेंड पॉइंट इसमें है इनकम फॉर फार्मर्स। डेयरी एम्प्लॉयमेंट मेक द सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, कि एग्रीकल्चर के बाद में अगर सेकेंडरी इनकम सोर्स की हम बात करते हैं तो दैट इज़ द डेयरी एम्प्लॉयमेंट। फ्रॉम लैक्स ऑफ पीपल इन द विलेजेस एंड लैक्स ऑफ पीपल स्पेशली वुमेन एंड पुअर फार्मर्स, इट हैज़ बीन एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न अ लिविंग थ्रू डेयरी प्रोडक्शन। और ये बहुत सारे लोगों की बात हम करें कि लैक्स ऑफ पीपल जो कि गाँव में रहते हैं और स्पेशली जो वुमेन्स होती हैं उनको इन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जिससे कि वो इसके डेयरी प्रोडक्शन के थ्रू जो है पैसा कमा सकें। परमानेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वॉज मेड अवेलेबल टू द विलेज एंड लैंडलेस पीपल, जिन लोगों के पास में गाँव के अंदर जिन लोगों के पास में भूमि नहीं थी उन लोगों के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक ये परमानेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था। एंड लैंड लेबर इन द फॉर्म ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, दे गॉट एम्फल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन दिस फील्ड फ्रॉम डेयरी डेवलपमेंट, और डेयरी डेवलपमेंट के थ्रू काफ़ी लोगों को अच्छा हम ये कहें कि रोज़गार मुहैया करवाया गया। मोस्ट ऑफ दिस मिल्क प्रोडक्शन इज़ डन इन द नेबरिंग एंड लैंडलेस लेबर, और ज़्यादा जो प्रोडक्शन है मिल्क प्रोडक्शन वो उन लोगों के द्वारा किया गया जो कि लैंडलेस लेबर्स थे ऑफ द कंट्री। 90 लाख ऑफ पीजेंट्स फैमिलीज़ आर एम्प्लॉयड इन दिस वर्क, और 90 लाख के करीब किसानों के जो परिवार हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। एनकरेजमेंट टू द कॉम्प्रीहेंसिव रूरल डेवलपमेंट, इसके तहत हम ये कहें कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका विकास जो है किया गया था। ड्यू टू डेयरी डेवलपमेंट वेरियस बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स इम्प्रूव्ड, road transport, communication, banking as they were required the successful implementation of the white revolution, कि वाइट रेवोल्यूशन के तहत जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उन सभी चीज़ों का ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किया गया। जैसे कि हम बात करें रोड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है और बैंकिंग है। अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन द अर्बन एरियाज़, कि अगर रूरल एरिया में आप मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा कर रहे हैं तो जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे दूध का जो उपलब्धता है वो अच्छी हो जाती है। ऑपरेशन फ्लड मेड इट इज़ पॉसिबल फॉर अर्बन एरियाज़ टू गेट एक्स्ट्रा मिल्क प्रोडक्ट्स।
कि इसके तहत जो शहरी क्षेत्र हैं उनको और ज़्यादा दूध मिला. इन द रूरल एरियाज़ द अर्बन पीपल नॉट ओनली गेट मिल्क बट ऑल्सो मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड, बटर, मिल्क, घी, चीज़ एंड बटर वेरी ईजिली. यानी जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनको केवल दूध ही नहीं, उससे निर्मित जो दूसरे उत्पाद हैं जैसे कि दही है, मक्खन है, चीज़ है, ये सब चीज़ें जो हैं उनको आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं. इम्प्रूव्ड इन एनिमल ब्रीड, और इसके तहत जो एनिमल्स की जो प्रजाति है उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है. ड्यू टू ऑपरेशन फ्लड देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इन द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड कंट्रोल ऑन द डिजीज़ बाय ऑल मेजर्स इन इंडिया. कि जो हमारे यहाँ के जो जानवर हैं इस ऑपरेशन के तहत उनकी ब्रीड को काफ़ी सुधारा गया और उनके अंदर पाई जाने वाली बीमारियों को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया. इन दिस वे वाइट रेवोल्यूशन हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली द शेप ऑफ रूरल इकोनॉमी. और इससे हम कह सकते हैं कि वाइट रेवोल्यूशन जो है, श्वेत क्रांति जो है, उसने ग्रामीण क्षेत्रों की जो आर्थिक स्थिति थी उसको काफ़ी हद तक सुधारा. ग्रीन रेवोल्यूशन बाय ब्रिंगिंग रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, कि हरित क्रांति से जिस तरह से एग्रीकल्चर में सुधार हुआ. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द फार्मर वाइल वाइट रेवोल्यूशन, क्योंकि एग्रीकल्चर जो हम ये मानते हैं कि किसानों का या जो रूरल एरिया है उनका मेन ऑक्यूपेशन है, लेकिन उसी के साथ में वाइट रेवोल्यूशन बाय रिफॉर्म ऑन एनिमल हस्बेंड्री एंड मिल्क प्रोडक्शन. लेकिन वाइट रेवोल्यूशन के साथ में हमने एनिमल हस्बेंड्री और मिल्क प्रोडक्शन को भी काफ़ी हद तक रिफॉर्म किया है. एंड प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम टू द विलेजर्स, और इसके माध्यम से जो गांव के रहने वाले लोग हैं उनको हमने एक्स्ट्रा इनकम यानी और एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट यानी एक्स्ट्रा ज़्यादा आय और ज़्यादा रोज़गार के अवसर भी मुहैया कराए हैं. तो स्टूडेंट्स, हियर योर चैप्टर इज़ कंप्लीट. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू बी डन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच.